देखो इधर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, एक नया यहाँ पे कितना प्यारी सी बच्ची, इतना छोटा जीव है। क्या इन लोगों को कुछ साइज से लेना देना है? अब इस बच्चा का धीरे धीरे फिर किसी और के साथ में शादी होगा तो विराट कोहली बेचारे क्या बन जाएंगे? दादा परदादा जो बनना होंगे वो बन जाएंगे। और इधर ऐसे ऐसे से फिर यहाँ से व्हाट्सअप ख़त्म। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बोलो या फिर गुड मॉर्निंग बोलो, ठीक ना। अभी रात के कितने बज रहे हैं? 12:57। कितने बज रहे हैं? 12:57। शायद देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। आपके लिए एक नया सेशन लाए हैं, ठीक ना, जिसमें डेली आपका शाम के रात को 8 बजे या शाम को 8 बजे बोले डेली लाइव क्लास चलेगा। अभी जो आपको ये वीडियो मिल रहा है ये आपका एक रिकॉर्डेड और डेमो वीडियो है, ठीक ना। क्या है? रिकॉर्डेड और डेमो वीडियो है। इसमें आपसे जैसे ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनसे हम फीडबैक लेंगे ही लेंगे, ठीक है। जो बच्चे देख भी रहे होंगे वो भी थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। इसमें हम आपका फर्स्ट चैप्टर का हम सबसे पहले रिवीजन करवाए हैं। सबसे पहले रिवीजन करवा करके उसका एमसीक्यू और उसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव करवाए हैं, ठीक ना। तो अगर हर चैप्टर का सबसे पहले रिवाइज करवा दें, उसके बाद एमसीक्यू करा दें, उसके बाद सब्जेक्टिव करा दें, क्या इसी तरह से सेशन को आगे कंटिन्यू करना है या फिर सिर्फ ओनली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और ओनली सब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है उसको कराना है, ठीक है। तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, ठीक ना। और चलते हैं सेशन को बिना लेट किए हुए, क्योंकि अभी रात का 1 बजने वाला है। चलो आगे ध्यान देते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये है आपका ये है आपका क्वेश्चन बैंक। आप फिजिक्स का इसी तरह से आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का और हर सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, ठीक ना। लेकिन बच्चा आप मार्केट से अलग अलग पब्लिकेशन का बुक खरीद करके पढ़ रहे होगे, ठीक ना। तो जितना भी पब्लिकेशन का बुक अगर आप खरीद के पढ़ रहे हो वो सबको क्या करो, रख दो साइड में। सबको क्या करो, रख दो साइड में। सिर्फ जेसीईआरटी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है आप उसी क्वेश्चन बैंक को उठाओ और फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जो एमसीक्यू और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है बस उसी को रिवाइज करो, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। इतना कर लोगे तो आपका एक बेहतरीन अच्छा एक तैयारी माना जाएगा और एक अच्छे नंबर से आप पास कर जाओगे, ठीक है। क्योंकि हम इस सेशन के माध्यम से यह बतलाने आए हैं कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है और क्या चीज को छोड़ना है। चलिए आगे आते हैं। यहां पे आपका देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे माइनर मिस्टेक होंगे, ठीक ना। उसको थोड़ा सा इग्नोर आप करते चलिएगा, ठीक है। अब इसको हाइपोथेटिकली सिचुएशन नहीं बना देना है कि सर ऐसा बोल दिए वैसा बोल दिए। अब ध्यान दो, जीवों में जनन, जीवों में क्या है? जनन पहला चैप्टर है। इस पहला चैप्टर में जो बायो का जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें कुछ कुछ बहुत लेंदी टॉपिक है। आप अगर चाहो या कमेंट करना, ठीक ना, कि सर इस टॉपिक को पढ़ा दिए, उस टॉपिक को पढ़ा दिया, उसको भी हम कवर कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कम से कम आपको उतना जानकारी तो होना ही चाहिए। जैसे आपका सपोज हम इधर बतला रहे हैं, कुछ कुछ हम शायद लिखे भी हैं, दिख रहा होगा आपको। जैसे जीवन काल, दूसरा क्या है? जनन, जनन का उद्देश्य, जनन की विधियां। यहाँ पे क्या है? अलैंगिक जनन और इधर अलैंगिक जनन, इधर लैंगिक जनन है, इसका महत्व, ठीक है। और बहुत सारा पॉइंट है इसमें, जैसे कायिक परिवर्तन वगैरह इसी में आता है, ठीक है। और कायिक जनन की हानियां, कायिक जनन की महत्व, फिर आपका क्या बोलते हैं अलैंगिक जनन का महत्व, अलैंगिक जनन का हानियां, ये सारी चीजें इसी में आएंगे, ठीक ना। फिर अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक ना,
वो सारी चीज़ें क्या है, इसी में आएंगी। अब हम लोग आगे सेशन को बढ़ाते हुए चलते हैं। पहला आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा जीवन काल। क्या दिख रहा है बच्चा आपका? ये दिख रहा होगा जीवन काल। एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्यूट बच्चा दिख रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, जीवन काल हम लोग कहेंगे किसे, जीवन काल कहते किसे हैं? जिसे मान लिए कोई भी जीव का जन्म हुआ, कोई भी जीव का क्या हुआ, जन्म हुआ, कुछ साल, जिससे हमारे 70 से 80 साल तक वो जिंदा रहे, ठीक है। उसके बाद बेचारे निकल लिए ऊपर, ठीक ना। तो इनका जो समय अवधि था, इनका जो समय अवधि था, यही क्या कहलाएगा, जीवन काल। अब पता चला कि जन्म से लेकर के बुढ़ारी तक कुछ नहीं किया, ठीक है। तो मरला के बाद आदमी लोग चार वो क्या बोलता है, ये बुढ़वा कुछ नहीं किया, ठीक है। पूरा अपन जीवन साल में खाली मटर गश्तिये करबे किया था, अयासी भरा जिंदगी जिया, ठीक है। खूब अटर पटर लटर पटर हम लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। तो उसका जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो उसका समय अवधि रहा, ठीक है, ये फिर जो उसका समय रहा, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीवन का, ठीक है। एकदम ये जो लिखा लिखाया हुआ है ना, अब इसमें बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। अब एक मनुष्य का जो सिंपली जीवन काल होता है वो कितना है, 70 से 75 वर्ष होता है। कितना, 70 से 75 वर्ष होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, कोई भी आदमी जन्म लिया और मर गया, कोई भी आदमी जन्म लिया और क्या हो गया, मर गया, फिर टपक गया बोलते हैं। उसकी कोई एक अवस्था होती है, पहला बाल्यावस्था, प्रजनन अवस्था, और एक वृद्धावस्था बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में उसको ओल्ड एज बोलते हैं। यहां तक एकदम बिल्कुल आपका सही जा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आता है, और वो एक दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सिंपली ये बनता है यहीं से, ठीक ना, कि क्या कोई ऐसे जीव जो बाल्या अवस्था में भी प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे जीव जो बाल्या अवस्था में भी क्या है, प्रजनन कर सकते हैं, ठीक ना। तो बायो एक केमिस्ट्री में ही अपवाद नहीं होता है, बायो में भी क्या होता है, अपवाद होता है। बायो में भी क्या होता है, अपवाद होता है। अभी हम 2-3 अपवाद बताएंगे आप लोग को, ठीक है। एकदम बिल्कुल मस्त रहिए, बिंदास रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। अब इधर ध्यान दो, तो क्या बोले कि कोई भी ऐसे जीव क्या बाल्यावस्था के दौरान वो जनन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये अपवाद है, याद रखोगे ना। इसको हम लोग बोलते हैं अभिषेक जनन। क्या बोलते हैं, अभिषेक जनन, ठीक है। इसके बारे में बच्चा अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जो ऑफलाइन क्लास में बच्चे लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा, ठीक ना। पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं इसको, ठीक ना, जैसे मधुमक्खी वगैरह में ये सब होता है, ठीक ना। जो बिना नर मादा से संलयन होए बिना, मतलब नर मादा के यहाँ कोई जरूरी नहीं है, सीधे वो बच्चा पैदा कर देता है, ठीक है। तो ये वाला है, इसको थोड़ा सा कमेंट करोगे तो और अच्छे तरीके से हम इसको बता देंगे, ठीक है ना। 2 सेशन मेरा लंबा हो जाएगा। अभी हम 1 बजे से वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, पता चल गया कि इधर 1:30 बज गया। ध्यान दो, तो बाल्यावस्था। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो प्रजनन अवस्था है, तो आज के बाद ध्यान दोगे जी, बाल्यावस्था में भी प्रजनन कोई कर सकता है जीव, ठीक है। बाल्यावस्था में भी क्या है, कोई जीव है सो प्रजनन कर सकता है। वो किसके द्वारा कर सकता है, तो अभिषेक जनन के द्वारा कर सकता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब प्रजनन जैसे क्लास 12 का बच्चा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जनन योग की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। प्रजनन मतलब यहाँ पे सेकेंड अवस्था का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि जनन योग की जो क्षमता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब क्या होगा, जो क्लास 12 के जो बच्चा लोग है, 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल बाप माँ इंतजार करेगा, उसके बाद शादी ब्याह कर देगा, ठीक है। आगे ध्यान दो, एक आता है ओल्ड एज। एक यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ओल्ड एज। ओल्ड एज में तो सबसे मस्ती है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बैठ करके आराम से खैनी उनी खा रहे होंगे तो ठीक है,
अब इधर ध्यान दीजिए, आपको शायद जीवन अवस्था या फिर जीवन काल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए हैं बच्चा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है उसको समझो। जीवन अवधि साइज से कुछ लेना देना है कि नहीं। जैसे मान लिए इतना बड़ा हाथी है ना जी, और इतना छोटा जीव है, क्या इन लोगों को कुछ साइज से लेना देना है। जैसे मान लीजिए सपोज कोई एक बौना आदमी है और कोई एक बड़ा सा लंबा 6 फुटा आदमी है। ठीक है, तो क्या ये दोनों का जीवन अवधि से कोई लेना देना है। पता चला है कि जो लंबा जो 6 फुटवा आदमी है, कि पता चला कि 50 साल में मर गया है। ठीक है, और पता चला कि जो बौना है मस्त 80 साल तक अभी भी वैसा ही दौड़ रहा है। ठीक है, जिसे पहले दौड़ा करता था जवानी में। ठीक है, तो इसका जीवन अवधि में कुछ क्या हो सकता है, अदल बदल हो सकता है। जीवन अवधि कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे सपोज बहुत सारे यहाँ पे आप सूची में देख रहे होंगे, बहुत सारे यहाँ पे तालिका जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, अब इसमें देख रहे होंगे कि एक सुनहरा सा एक छोटा सा तोता है। पता है आपको, तोता का जो जीवन काल होता है 140 साल होता है। कितना होता है, 140 साल होता है। और ये हाथिया के देखो, हाथी का कितना होता है, 65 से लेकर के 70 साल तक होता है। ठीक है, तो कोई पूछ दे आज के बाद कि जीवन अवधि साइज पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, मतलब साइज से कुछ लेना देना है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे, बिल्कुल भी नकार जाओगे कि नहीं होता है। ठीक है, ऐसा होता तो हमारे जो बगल में जो गबरू चाचा थे, ठीक ना, एकदम जवान हट्टा कट्टा थे, उनको तो 120 साल जीना चाहिए था। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, साइज से कोई लेना देना इसका नहीं है। चलिए एक चीज और बताते हैं। अगर कोई पूछ दे आपसे, ठीक ना, कि जीवन अवधि, जीवन अवधि, जीवन अवधि में एक छोटा सा हम सिर्फ पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेशन धीरे धीरे लंबा हो जाएगा, फिर पता चला कि 2 बज गया, हमको उधर 6 बजे उठना भी रहता है। ध्यान दो, 6 बजे तो क्लासे है जी। देखो जीवन अवधि, अब यहाँ पे ध्यान दोगे, एक हम लिख रहे हैं एक कोशिकीय जीव, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक कोशिकीय जीव, और यहाँ पे क्या है, बहु कोशिकीय जीव। ठीक ना, अब यहाँ पे जीवन अवधि में थोड़ा सा एक पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पे एक कोशिकीय जीव है ना, वो अमर होते हैं। कैसे होते हैं, अमर होते हैं। जैसे अमीबा, अभी गूगल में सर्च मारना, ठीक है, और लिखना कि एक कोशिकीय जीव, ठीक ना, कि जीवन अवधि क्या होती है। तो एक कोशिकीय जीव की जीवन अवधि क्या, जीवन अवधि ऐसे आपको सिंपली दिखाएगा 2 या 3 सप्ताह, ठीक ना, लेकिन इसकी अवधि क्या होती है, अमर होती है। क्योंकि एक कोशिकीय जीव से ही, जैसे मान लो कोई एक कोशिकीय जीव है ना, तो इसी के शरीर से एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, इन्हीं की कोशिका से क्या है, एक नया जीव बन जाता है। लेकिन बहुकोशिकीय में होता क्या है ना, बहुकोशिकीय जीव में, और ध्यान दो, एक कोशिकीय जीव एकदम सेम टाइम में दिखेगा, तुम पहचान ही नहीं पाओगे बपुआ कौन था, दादा कौन था, परदादा कौन था, मामा कौन है, चाचा कौन है, सब नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव में देखो इधर ये केंद्रक है, और इस जिसमें मान लीजिए कोई भी छोटा सा जीव है और ये इसका केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। तो इसका जो अनुवांशिक संरचना, माने अनुवांशिक, और जो बाहरी का जो संरचना होता है वो बिल्कुल सेम होता है एक कोशिकीय वाला में। ठीक है, नहीं पहचान पाओगे। कुछ आ रहा बात समझ में, इसको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह सब इसमें आता है। ठीक है, इधर बहुकोशिकीय जीव वाला में देखो, बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव में कि जो जीवन अवधि होता है ना, वो एक लिमिट होता है। ठीक ना, अगर आप इंसान घर में पैदा लिए हो, 70 साल जी गया तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो आपका अवधि था वो क्या कहलाएगा, जीवन अवधि कहलाएगा। ठीक है, तो बहुकोश, अब तुम लोग बोलेगे सर हम और हमारे 2 बच्चे दोनों एक ही टाइप में दिखते हैं,
ठीक है, दोनों कैसे दिखते हैं, एक ही टाइप में दिखते हैं। तो एकदम कान के नीचे 4 झाप लगा, ठीक है। तुम लोग को पता होना चाहिए कि चाहे तुम्हारा दोनों जो बेटवा जो एक टाइप में जो दिख रहा है ना, उसका सकलवा भले सेम है, लेकिन डीएनए कैसा होगा, उसका अलग अलग होगा। डीएनए क्या होगा, अलग अलग होगा। वो हम बताएंगे कि जब अंडाणु के साथ में जब शुक्राणु मिल जाता है, ठीक ना, जिसमें अंडाणु के साथ में लाकर 2 शुक्राणु ला करके मिल जाता है, तब जुड़वा बच्चा पैदा होता है, ठीक है। फिर वो सब आगे हम बताएंगे आपको 3rd चैप्टर में, जनन वाला में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि किस जीव की जो जनन अवधि होती है वो कैसी होती है, अमर होती है, ठीक है। हम लोग अमर नहीं है, हम लोग अमर रहते ना अभी तो बातें नहीं कर रहा था, फिर इतना आदमी कहला परेशान रहता, अमर रहते हम, हमारे वो, हमारे उसके के उसके वो सब एक साथ बैठ करके खाते पीते रहते, ठीक है, कोई मरबे नहीं करता। पता चला कि रहने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, जीवन काल को इस तरह से दर्शाया गया है, ये छोटा सा बच्चा, ये प्यारी सी बच्ची, उसके बाद छोटी सी गुड़िया, और उसके बाद यहीं से ना व्हाट्सअप वगैरह स्टार्ट होता है जी, ठीक है। और इधर ऐसे ऐसे से फिर यहाँ से व्हाट्सअप खत्म, ठीक है। फिर ध्यान दो इधर, इधर देखो गधा लोग के, ये क्या है आपका, ये किशोरावस्था होगा ना, ये सब यहाँ से यहाँ तक, सॉरी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ये वाला एज में किशोरावस्था हो जाएगा, और फिर इधर ढलंग जाओगे, ठीक ना। सबसे खराब जीवन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होता है, यहाँ से यहाँ तक का जीवन एकदम मस्त रहता है। सबसे खुशनसीब इंसान वो है जो शादी ब्याह नहीं किया है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, हम लोग आते हैं सबसे पहले जनन में। अब ध्यान दो, जनन अगर सिंपली अगर कोई आपसे पूछ ले कि जनन क्या है, जनन क्या है, तो जनन पूछेगा ना तो आप लोग बस सोचोगे कि जनने तो पूछा है, बस इसको लपेट के आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको क्या बताओगे कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। तो ध्यान दोगे, अपने ही समान नई संतति को, अपने ही समान हम ये लिख दे रहे हैं, अपने ही समान, नया पुराना देख लो कैसे होगा, नई संतति को, अपने ही समान नए संतति को उत्पन्न करना, ठीक है, क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अपने ही समान नए संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, तब तुम लोग बोलोगे सर इसका भी कुछ अपवाद है क्या, बिल्कुल इसका भी अपवाद है, ठीक ना। जैसे खच्चर हो गया, क्या हो गया, खच्चर, जिसको हम लोग म्यूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे खच्चर हो गया अपवाद में, अपने जैसे संतान को ये पैदा नहीं करता है जी, ठीक है, खच्चर हो गया। और जैसे बोलते हैं डिगोन, ये इसको डिगोन बोलेंगे, या फिर एक होगा आपका, याद रखोगे शायद आपको पता होगा, इसको लाइगर बोलते हैं, लाइगर, क्या बोलते हैं, लाइगर। ये सब अपवाद में है, ठीक ना। अपने जैसे मतलब अपने जैसे नई संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। लेकिन ये सब क्या होता है, अपने जैसे संतान को उत्पन्न नहीं करते, ये सब अपवाद में है जी, ठीक है। चलिए इधर आगे आते हैं, जिसे देखो इधर देखो, हैप्पीएस्ट पर्सन है इन लोग इन द वर्ल्ड, देखो कितना इन लोगों का जोड़ी ठीक ठाक है। अब ध्यान दोगे, कोई पूछेगा कि सर जो जनन है क्या आवश्यक है, जो जनन है वो आवश्यक है, कोई पूछ देगा तुम लोग से, ठीक है। तो जनन जो है वो
आवश्यक, जिसे मान लो पूछ दे कि जनन आवश्यक है, तो सिंपली ऐसा बताना है कि जनन आवश्यक है या नहीं है। ठीक है, तुमको लगता है कि हम जनन के काबिले नहीं हैं, या फिर हमको शादी ब्याह करना ही नहीं है, अपना खानदान या फिर खर खानदान या फिर जो अपना क्या बोलते हैं अस्तित्व को बचाना ही नहीं है, तो तुम्हारे लिए जनन आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसको तुम नहीं मानोगे। लेकिन ध्यान दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जीव में, जो हर जीव है वो जनन कर सकता है। हर जीव है वो जनन कर ही सकता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होगा, नहीं नहीं होगा उसमें जनन। ठीक है, जिससे ध्यान ध्यान दो इधर। क्वेश्चन ये था कि जनन आवश्यक है, तो कोई भी जो संतति होते हैं, संतति मतलब माँ बाप, ठीक है, चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व बचा रहे, हमारा अस्तित्व क्या रहे, बचा रहे, इसीलिए जनन क्या है, आवश्यक है। देखो इधर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, एक नया यहाँ पे कितना प्यारी सी बच्ची यहाँ पे है ना, तो इन लोग का जो एक नया जो क्या बोलते हैं उसको अस्तित्व है, मतलब नया इसका अस्तित्व एक बना रहेगा। कोई बोलेगा ना जी विराट कोहली का एक बच्चा है, ठीक है, अब इस बच्चा का धीरे धीरे फिर किसी और के साथ में शादी होगा, तो विराट कोहली बेचारे क्या बन जाएंगे, दादा परदादा जो बनना होंगे वो बन जाएंगे। ठीक है, तो जनन आवश्यक क्या है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या है, जनन आवश्यक है। अब कोई पूछ देगा क्या जनन हर जीव में मिलेगा? दूसरा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि जनन हर जीव में मिलेगा। ध्यान दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे सपोज हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मान लिए एक लड़का है, अब इस लड़का में ये शुक्राणु बन ही नहीं रहा है, शुक्राणु बन ही नहीं रहा है, तो क्या है, अगर ये लड़का में अगर शुक्राणु अगर नहीं बन रहा है तो बेचारा जनन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर लड़की है, इसको चुड़ैले बोलते हैं, ठीक है, इसमें अंडाणु नहीं बन पा रहा है, तो ये भी जनन नहीं कर पाएगी। सॉरी, ये क्या बोलते हैं, जो नया संतति है उसको उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जनन का हिस्सा नहीं बन पाएगा ये सब। ठीक है, वैसे जीव जिंदा तो रह सकते हैं, मतलब जिंदा रहेंगे, लेकिन अपने जैसे संतान को क्या है उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, मतलब इस उसमें उस तरह का कोई डेवलपमेंट या फिर विकसित, जैसे शुक्राणु और अंडाणु विकसित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हर जीव में जनन पॉसिबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं नहीं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे कि शादीशुदा लोगों में लगभग 25 से 20 साल हो गया है, ठीक है, अभी भी दोनों संततियों के बीच में कोई एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोनों में कोई कहीं ना कहीं डिफॉल्ट जरूर होगा, इसमें शुक्राणु नहीं बन रहा होगा, इसमें अंडाणु नहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, दोनों को चेकअप करता है, फिर देखता है कि मेडिकल से क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लिए शायद तुम लोग को हम पढ़ाए भी थे जी, जैसे ये वाला भाग में सिंपली हम ऐसे फिगर रफली बना रहे हैं, ठीक ना, ये वाला। ठीक है, अब जैसे ये फ्लोपियन ट्यूब का जो रास्ता होता है ना, जैसे इधर से और रहेगा फ्लोपियन ट्यूब का जो रास्ता रहेगा ना, अगर ये फ्लोपियन ट्यूब का रास्ता अगर किसी में अगर बहुत ज़्यादा सटा हो, तो यहाँ से जो अंडाणु बनता है ना, ये अंडाणु बाहर निकल ही नहीं पाएगा, अंडाणु यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, और शुक्राणु से मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे कभी कभी महिलाओं में इस तरह का केस देखने को मिलता है कि ये जो यहाँ पे जो फ्लोपियन ट्यूब होता है ना, तो फ्लोपियन ट्यूब के जो नलिका होता है ये वाला, जैसे फ्लोपियन ट्यूब के जो नलिका है ना, ये वाला बढ़िया से बन नहीं पा रहा है, तो ये बहुत सटे होते हैं आपस में, बहुत ज़्यादा सटे, तो यहाँ से जो है ना ये अंडाणु बाहर नहीं निकल पाता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, अगर सपोज कोई आपसे पूछ दे, सपोज आपसे कोई पूछ दे कि बताओ बच्चा कि
अगर 2024 में 2024 में अगर जनन की क्षमता को, अगर 2024 में जनन की जो क्षमता है ना वो एक बैग खत्म हो जाए, जनन की क्षमता है वो क्या हो, एक बैग खत्म हो जाए, मतलब कोई जो जीव है, मतलब कोई जीव है, जनन की क्षमता खत्म होने का मतलब क्या है कि कोई भी लड़का है इसमें शुक्राणु बन ही नहीं रहा है, कोई मादा है उसमें अंडाणु बन ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब जनन की क्षमता खत्म हो जाए तब क्या होगा, ठीक है, सब कोई कमेंट करके बताओगे, ठीक है। जनन की क्षमता अगर क्या है, जैसे मोदी जी नोटबंदी किए थे ना जी, बंद कर दिए नोटबंदी, ऐसे बोल दिया कि 2024 में कोई बच्चा पैदा नहीं करेगा, ठीक है, इस तरह का अगर नियम कानून वगैरह कुछ इस तरह से हो जाए, फिर जनन की क्षमता ही एक बार खत्म हो जाए, भगवान जी शराप दिए कि 2024 में कोई किसी का कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है। अब बताओगे होगा क्या इससे, ठीक ना, इससे आने वाले दिन में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो मनुष्य हैं, क्योंकि जो मनुष्य हैं इनकी अवधि होता है, इनकी जो अवधि होता है वो एक लिमिट होता है, ठीक है, क्या होगा, लिमिट होगा। तो आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में क्या होगा, मनुष्य का अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा। अरे भाई जब बच्चा पैदा हो भी नहीं करेगा, ठीक है, तो 2024 से बंद है, जनन की क्षमता खत्म, खत्म तो खत्म, जो पहले से बचपन है वही रहेगा, ठीक है, 70 80 90 साल तक होते 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 पूरा पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन खत्म, ठीक है। इसीलिए मनुष्य अपने जीवन, सॉरी, अब मनुष्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं, ठीक है। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, 2-3 पॉइंट आपको हम बताने का कोशिश किए। फिर आगे हम आते हैं, एक है आपका लैंगिक जनन और दूसरा है आपका, देखो इधर, लैंगिक और इधर है अलैंगिक। देखो इधर, अगर हम इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे ना तो हमको नींद आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि अभी कितना टाइम हो गया, बांट रहे, देखो इधर चले गया जी, सब खाली हीरोइन में का फोटो आ रहा है, देखो इधर, यहाँ पे दिख रहा होगा 1:24 हो गया, ठीक है, लेकिन हमको नींद नहीं आ रहा है, और तुम लोग छोटा कहेंगे अब तक एक नींद मार लिया होगा, ठीक है। इधर ध्यान दो, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है, ये है क्या, बहुत ध्यान ध्यान दो। जो लैंगिक जनन होते हैं ना, इसमें लैंगिक जनन होते हैं, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, एक होते हैं नर और दूसरा होते हैं मादा, ठीक है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक की क्या है, आवश्यकता होती है। एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल, अगर ये टॉपिक पे अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर डाउट होगा या फिर किस तरह से आपको प्रॉब्लम होगा तो आज सब प्रॉब्लम दूर, ठीक है। चलिए दूसरा आते हैं। अब अगर तुम लोग लैंगिक और अलैंगिक के बारे में अगर थोड़ा सा भी जानते होगे तो पांचे क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस फटाफट लिख दोगे। पहला, लैंगिक में क्या बोले हम कि 2 जनक होना चाहिए, नर और मादा, और लैंगिक में क्या होना चाहिए, 1 जनक होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो नर है, ठीक ना, इसको बोलते हैं नर, जो युग्मक में यहाँ पे होता है क्या, शुक्राणु, और जो मादा युग्मक, अभी क बोल रहे हैं, क युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु, ठीक है जी। अब तुम लोग ही बताओ, नर में क्या होता है, युग्मक होता है, मादा में क्या होता है, युग्मक होता है, तो तुम लोग बताओ
कि अलैंगिक जनन वाला में जो एक जनक होते हैं इसमें युग्मक होता है, तो याद रखोगे इसमें युग्मक नहीं होता है और इसमें युग्मक होता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट लग रहा हो तो हमको बताओगे। जैसे मान लिए अब यहाँ पे शुक्राणु है और यहाँ पे अंडाणु है, ठीक है, तो आगे आगे की क्रिया क्या होती है, दोनों के बीच में निषेचन की क्रिया होती है। तो क्या लैंगिक जनन में तो निषेचन की क्रिया होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में क्या निषेचन की क्रिया होती है? तो निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, एकदम बहुत इजी और छोटा छोटा पॉइंट है, मतलब कम से कम आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे आते हैं चौथा। अरे जब निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज इसमें बनेगा। ठीक है, युग्मनज इसमें क्या है? बनेगा, और इसमें युग्मनज नहीं बनेगा। ठीक है, अब युग्मनज बना है तो पांचवा में क्या बनेगा? आगे भ्रूण भी बनेगा। इसमें क्या होगा? भ्रूण बनबे नहीं करेगा। जब निषेचन और हो ही नहीं रहा है तब युग्मनज ना बनेगा, और युग्मनज ना बनेगा तो भ्रूणों नहीं बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दो आगे। अब यहां पे 6 में आते हैं। अब वहां पे थोड़ा समझोगे कि लैंगिक जनन में, यहाँ पे लैंगिक जनन चल रहा था, इधर हम दिखा दे रहे हैं आपको। लैंगिक जनन में जो बच्चे पैदा होते हैं, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक ना, उनका अनुवांशिकी जो आकारिकी होता है, अनुवांशिकी आकारिकी होता है। ठीक है, ध्यान दो, मतलब कि डीएनए जी वो चेंज होता है, सबका अलग अलग होता है। नहीं तो पता चला ना कि कहीं, जैसे मान ली कि दो गो एकदम जुड़वा भाई है, ठीक है, एक भाई चोर निकल गया और एक भाई ठीक ठाक है। अगर नहीं, हम ऐसे बता रहे हैं, ठीक है, वैसे लैंगिक जनन में डीएनए चेंज होता है। मान ली कि तुम लोग सोचोगा कि सर डीएनए चेंज होता है, भले देखे में सेम सेम लगे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन डीएनए क्या होता है? उसका चेंज होता है। अब इधर ध्यान दो। अब जैसे मान ली कोई बच्चा, कोई दो भाई है, तो दोनों का डीएनए क्या होगा? एक ही माँ बाप से उत्पन्न संतान है वो, लेकिन डीएनए क्या होगा? उसमें अलग अलग होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे पता है, वही जो चोर वाला भैया था वो चोरी कर लेगा और फंसा देगा इसको, ना ना हमने चोरी किया, यही चोरी किया है। ठीक है, और डीएनए मैच, फिंगरप्रिंट, हाँ यार बाप रे बाबा, महाचोर तो ये है। ठीक है, फंसा देगा उसको। इसीलिए लैंगिक जनन में क्या होता है कि डीएनए चेंज होता है। और याद रखोगे इसमें अलैंगिक जनन में क्या बताए थे? एक जनक होते हैं, और अलैंगिक जनन वाले में जो डीएनए होते हैं, माने अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, अनुवांशिक जो उसके गुण होते हैं, वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। अभी हम कुछ पहले ही बताया था आप लोग को कि अगर कोई अमीबा है, ठीक है, जैसे माने कोई अगर अमीबा है, अमीबा का दादा, परदादा, माँ, बाप, मामा, चाचा, चाची सब एक जैसा दिखेगा। ठीक है, पता नहीं चले कौन दादा है कौन दादी है। ठीक है, क्योंकि इसमें डीएनए चेंज नहीं होता है। इसमें डीएनए क्या है? चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे सपोज इसको समझाना तो हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, जिससे मान ली कोई एक छोटा सा सेल हुआ और ये हमारा केंद्रक है, केंद्र के अंदर क्या होगा? डीएनए होता है। ठीक है, तो कोई भी जीव अपने आप को क्या करते हैं? अलैंगिक, ये एक कोशिकीय जीव अपने आप को धीरे धीरे इस तरह से नए बॉडी के रूप में चेंज करेंगे, और एक नया इस तरह से नया संतति को क्या करेंगे? इसे इस तरह उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, ये जो डीएनए था ना यहाँ पे, सेम डीएनए यहाँ पर भी पाया गया, यहाँ पर भी। ठीक है, और जो आकार भी जो है वो सेम कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, किसमें? अलैंगिक जनन वाला में। वो हम आगे बताएंगे आपको, किसमें? जब पढ़ाने लगेंगे ना अलैंगिक जनन, तब उसमें बताएंगे, अभी सिर्फ डिफरेंस बता रहे हैं। हो गया यहाँ तक? अब ध्यान दो, कभी कभी आप लोग इसमें ना आते हैं 7 में। जैसे मान लीजिए कभी आप लोग पढ़े होंगे
अलैंगिक जनन में जो जीव होते हैं और जीव की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, सब बोले ना अभी मामा चाचा दादा वगैरह अलैंगिक जनन वाले जीव सब सेम एक ही जैसे लगेंगे। कौन दादा था, कौन मामी था, कौन का ताऊ था, कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ये जो जीव है ना, जो एक ही जैसे दिखे, एक ही जैसे दिखे, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, क्लोन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे जी, क्लोन। और क्लोन किस में होता है, अलैंगिक जनन में होता है, क्योंकि इसका जो अनुवांशिक और शारीरिकी दोनों कैसा होता है, सेम होता है। लेकिन कभी सुना हो कि लैंगिक जनन में क्लोन हुआ है, कभी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, विभिन्नता होता है। क्या होगा, विभिन्नता होता है। ठीक है, चलो एक चीज और समझाते हैं। लैंगिक अलैंगिक थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोग को, नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देख लोगे। ठीक ना, इधर समझा रहे हैं। यहाँ पे नर युग्मक, पहले हम नर लिखते हैं, इधर मादा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो शुक्राणु है तो इसको बोलेंगे नर युग्मक। मादा है, मादा को बोलेंगे मादा। मादा में यहाँ पे क्या है, अंडाणु है, इसको क्या बोलेंगे, मादा युग्मक। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये और ये दोनों मिलने के बाद यहाँ से क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगा। क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगा। निषेचन की क्रिया के बाद, ठीक ना, क्या बनेगा भाई, युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज, युग्मनज बनेगा। और युग्मनज के बाद आगे क्या बनता है, भ्रूण। और भ्रूण के बाद आगे क्या बनता है, बच्चा। ठीक है, याद रखोगे, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर नर युग्मक है ना तो हम बोलेंगे एन, मतलब यहाँ पे अगुणित है। क्या है, अगुणित। ये अंडाणु है ना तो यहाँ पर भी एन होगा। ठीक है, ये भी अगुणित होगा। लेकिन जब निषेचन होता है ना यहाँ पे, तब हम बोल सकते हैं क्या होगा, दुगुणित होगा। ये अर्धसूत्री विभाजन होगा यहाँ पे ना, याद रखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे 2n हो जाता है। ठीक है, एन एन मिलकर यहाँ पे 2n हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे द्विगुणित, द्विगुणित। इसको हेप्लाइड बोलते हैं, इसको डिप्लाइड बोलते हैं। तो चलो उस सब तो आगे बताएंगे ही हम। ठीक ना, ये बताओ कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अच्छा इधर क्वेश्चन आ गया। अच्छा कुछ और हमको समझाना है, इसको पहले हमको मिटाने दो। अब इधर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, सेशन को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ठीक ना, ये आपका डेमो वीडियो है ना, तो कम से कम आप इतना तो समझ जाओ कि आप जो हमसे पढ़ने वाले हो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो, बेहतर पढ़ने वाले हो। ठीक है, वैसे तो टाइम पास वाला काम होगा नहीं। और कौन, और कोई पागल ही होगा, ठीक है, जो 1:30 बजे रात में बैठ करके फकेतीबाजी करेगा। ध्यान दो इधर, हम लोग आते हैं अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन, अब ध्यान दोगे, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं। अलैंगिक जनन का अलग अलग क्या होती है, विधियां होती हैं। जैसे पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन। क्या होगा, मुकुलन। फिर तीसरा आ जाते हैं बीजाणु जनन। क्या बोलेंगे इसको, बीजाणु जनन। और तुम इधर चौथा में आ जाते हैं, एक बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, एनसीईआरटी में ये 4 को दिया हुआ है। ठीक है, और एक और हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं
पुनरुद्भवन। ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर ध्यान दो। अगर ये सब टॉपिक में अगर आपको अगर दिक्कत हो रहा होगा ना, तो आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। पहला सिंपल, सिर्फ हम एक ही को बताते हैं, आपको हम बताते हैं विखंडन। क्या है? विखंडन। अब इधर ध्यान दो। जैसे मान लीजिए कोई भी एक जीव है, कोई भी एक जीव है, जब ये जीव अपने आप को 2 भागों में बांट ले, कितने भागों में बांट ले? 2 भागों में बांट ले, तो हम इसे क्या कहेंगे? द्विविखंडन। द्विविखंडन। क्या बोलेंगे? द्विविखंडन। अब याद रखोगे कि जो विखंडन होता है ना, वो एक कोशिकीय जीव में होता है जी। अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, युगलिना वगैरह, ये सब एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो जब एक कोशिकीय जीव अपने आप को 2 भागों में बांट ले तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विविखंडन। ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे कि अगर मान लिए कि अगर ये जीव है, मान लीजिए कोशिकीय कोई जीव है और अपने आप को बहुत सारे भागों में अगर बांट ले, तब इसको क्या कहेंगे सर? कुछ तो कहेंगे ना, ये करो, ध्यान दो। तो जब कोई एक कोशिकीय जीव, मतलब विखंडन में हम बात कर रहे हैं, जब अपने आप को 2 भागों में बांट कर लो, उसे क्या बोलेंगे? द्विविखंडन कहेंगे। अगर कोई जीव अपने आप को मतलब कि मल्टीपल टाइम्स विभाजन कर ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुविखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? बहुविखंडन कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? अब ध्यान दो, इसी तरह से आगे जो आपका अलग अलग, अच्छा हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर और समझो, क्योंकि उधर हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की तरफ कुछ जाने वाले हैं। सिर्फ ये एक डेमो वीडियो है, ये मेरा एक अप्रोच है पढ़ाने का, ठीक ना, कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे। अगर आप कमेंट कीजिएगा कि सर अगर आप, जैसे मान लीजिए अभी हम कुछ अभी समझा रहे हैं, द्विविखंडन, विखंडन वगैरह, ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादा फालतू का क्वेश्चन नहीं करना है, जो एग्जाम में आ रहा है बस वही एमसीक्यू और उसी तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, इधर उधर का लटर पटर हम लोग को बातें नहीं करना है। जैसे सपोज कोई तुम लोग से पूछ देता है, ठीक है, कि बताओ कि विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 को बताएगा, द्विविखंडन और यहाँ पे क्या होगा? बहुविखंडन। अभी जैसे बताए, अगर कोई तुम लोग से पूछ दे कि बहुविखंडन के कितने प्रकार होते हैं, बहुविखंडन के, सॉरी बहुविखंडन, बहुविखंडन छोड़ो, पहले द्विविखंडन के समझो कि द्विविखंडन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो द्विविखंडन के तुम लोग बताएगा क्या गो? 3 गो। इसका पहले द्विविखंडन के कितना प्रकार बताएगा? 3 गो। तो द्विविखंडन के क्या गो? 3 गो। कौन कौन? तो एक है आपका सरल द्विविभाजन, ठीक है, सरल द्विविभाजन हो गया। और जो दूसरा है आपका, एक होता है लंबवत, लंबवत, लंबवत द्विविभाजन, ठीक है। और जो आपका तीसरा है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ द्विविभाजन। ठीक है, याद रखोगे कि सरल द्विविभाजन में कोई पूछ देगा कि सरल द्विविभाजन में कौन आता है, तो याद रखोगे इसमें अमीबा आता है। कौन आता है? अमीबा आता है। लंबवत द्विविभाजन में पूछ देगा इस एग्जाम्पल में कि लंबवत द्विविभाजन में क्या आता है, तो याद रखोगे इसका कि युगलिना आता है। क्या आता है? युगलिना आता है। अगर कोई तुम लोग से पूछ दे कि अनुप्रस्थ द्विविभाजन में कौन कौन आता है, तो याद रखोगे इसमें आता है तुम्हारा जीवाणु, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है, और आपका डाइटम, डाइटम, ये सब आएगा।
आज थोड़ा राइटिंग बढ़िया बैठ नहीं रहा है, हमको लगता है कि 1 साल के बाद अभी हम फिर से दोबारा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पिछला बार बच्चा लोग को बोर्ड में पढ़ाए थे और इस बार फिर से नया से हम बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, मतलब जैक बोर्ड में। तो ये हो गया द्विविखंडन का 3 भाग, 3 भागों में अलग अलग बांटा गया है, सरल द्विविभाजन, लंबवत द्विविभाजन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन। ठीक है, याद रखोगे सरल द्विविभाजन अमीबा, लंबवत में होता है यूग्लिना और अनुप्रस्थ द्विविभाजन में जीवाणु, पैरामेसियम और क्या होता है डाइटम। अब इधर बहुविखंडन दिख रहा है, तो याद रखोगे बहुविखंडन का भी अलग अलग प्रकार होता है, द्विविखंडन का भी कई अलग अलग, जैसे अमीबा और पैरामेसियम में द्विविखंडन, अमीबा और पैरामीशियम में, सॉरी द्विविखंडन बोल रहे हैं, बहुविखंडन के द्वारा ही जनन होता है। ठीक है, चलो वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका इधर देखो, अच्छा पहला क्वेश्चन यही पूछ दिया है ना आपसे कि निम्न में से किसमें अनुप्रस्थ, निम्न में से किसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, निम्न में से किसमें क्या है अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अभी जस्ट कुछ देर पहले देखो पीछे पलट करके, अनुप्रस्थ द्विविभाजन किसमें है, जीवाणु, पैरामीशियम और डाइटम। तो क्या होगा इसका आंसर, अनुप्रस्थ द्विविभाजन जीवाणु। देखो अभी जस्ट कुछ पहले बताए थे कि युगलिना है, वो किसमें होगा, युगलिना होता है लंबवत में, युगलिना किसमें होगा लंबवत में। अनुप्रस्थ ये तो हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो बताया था तुम लोग के सरल द्विविभाजन में, सरल द्विविभाजन में। तो इसका आंसर क्या होगा जीवा, अरे यार इसका आंसर क्या हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो याद रखोगे ये अनुप्रस्थ द्विविभाजन किसमें होता है, जीवाणु में होता है। ठीक है, देखो इधर अभी यहाँ पे हम कुछ देर पहले पढ़ाए थे, ठीक ना। विखंडन जब अपने आप को 2 भागों में बांट ले तो क्या उसे द्विविखंडन कहेंगे, और जो कोई भी जीव अगर अब 2 से अधिक मल्टीपल टाइम्स में अगर किसी को विभाजन है उसे क्या बोलेंगे, बहुविखंडन बोलेंगे। ठीक है, आगे ध्यान दोगे, द्विविखंडन को हम लोग 3 भागों में बांट लिए, सरल द्विविभाजन, लंबवत द्विविभाजन और अनुप्रस्थ द्विविभाजन। सरल द्विविभाजन में अमीबा आता है, लंबवत में युगलिना आता है, अनुप्रस्थ द्विविभाजन में जीवाणु, पैरामीशियम और डाइटम आता है। यह याद रखोगे कि बहुविखंडन के द्वारा ही अमीबा और पैरामीशियम में जनन होता है। वो आगे उसका राम कहानी हम बताएंगे आगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत है जी तुम लोग को, नहीं ना, उड़ा दिए इसको तुम लोग ना एमसीक्यू। अब ध्यान दो, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पूछा है निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है, द्विगुणित पूछा है, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे, इसको बोलते हैं मेल गैमेट। ठीक है, और ये एन होता है, ये है मादा युग्मक, मतलब कि फीमेल गैमेट, ये भी एन होता है। अभी जस्ट बताए थे एक नर और यहाँ पे क्या है मादा। नर के पास अगर शुक्राणु है तो क्या बोलेंगे नर युग्मक, उसको हम लोग एन बोलते हैं। मादा के पास अंडाणु है तो क्या हो जाएगा मादा युग्मक, इसके पास भी एन होता है। और ये दोनों जब निषेचन करता है, निषेचन करेगा तो वहां पे क्या होगा 2n, निषेचन के बाद है ना क्या बनता है युग्मनज बनता है। देखो इधर क्या नहीं किया जी, अभी मिटा दिए थे का, लग रहा है मिटा दिए थे। मिटा दिए होंगे, पिछला में देखा होगा तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मिटा दिए लग रहा है। चलो इधर आगे, यहाँ से कोई दिक्कत, अंड कोशिका, अंड कोशिका में नहीं होता है भाई। ठीक है, अंड कोशिका में क्या है द्विगुणित नहीं होता है, नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा युग्मनज, नज नज। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जाइगोट, क्या बोलते हैं इसको जाइगोट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम लोग आते हैं आगे, कितना बच गया जी, तो 1:46 हो गया। ठीक है,
अब 1:46 हो गया, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी सेशन को ख़त्म करने का। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक पुष्प, क्या पूछा है? एक पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। एक पुष्प जिसमें नर एवं मादा क्या है? दोनों भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले आप ऑप्शन को समझो। यहाँ पे लिखा हुआ एक लिंगी, यहाँ पे लिखा है द्विलिंगी, यहाँ पे लिखा हुआ अलिंगी, मतलब असेक्सुअल। अलिंगी के क्या लिखते हैं? असेक्सुअल, मतलब ये वाला अलैंगिक वाला बोल रहा है, ठीक है। द्विलिंगी और यहाँ पे क्या है? एक लिंगी। पहले इसको समझो। एक लिंगी हम लोग बोलते कैसे हैं? ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर होता है या फिर स्त्री केसर होता है। जैसे सपोज हम बना रहे हैं इधर फिगर, इसमें फिगर नहीं बनता रहा है जी। चलो बंद गया, शानदार जबरदस्त। ध्यान दो, ये दिख रहा है। जिससे मान लीजिए कोई पुष्प है, तो ये वाला भाग हमारा नर है, ठीक है, जिसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। ये वाला जो भाग है, ठीक ना, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वर्तिकाग्र होता है, इसको बोलते हैं स्टाइल, या फिर इसको वर्तिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो भाग हुआ ना, ये मादा वाला भाग हुआ, और ये क्या है? नर वाला भाग हुआ। तो कोई भी एक पुष्प में नर और मादा, कोई भी एक पुष्प में नर और मादा जब दोनों उपस्थित हो ना, उसको हम लोग बोलेंगे द्विलिंगी। और जब कोई एक पुष्प में, जब कोई एक पुष्प में सिर्फ क्या प्रेजेंट हो? मादा प्रेजेंट हो, या फिर कोई एक पुष्प में सिर्फ क्या हो? नर प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे? एक लिंगी, ठीक है। ऐसे पुष्प या तो केवल पुंकेसर या फिर स्त्री केसर उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? एक लिंगी। और द्विलिंगी किसे कहेंगे? जिस पुष्प में नर और मादा दोनों उपस्थित, उसे क्या कहेंगे? द्विलिंगी। क्या कहेंगे उसे? द्विलिंगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? वह पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। तो अब तुम लोग ही बताओ क्या कहेंगे इसे? द्विलिंगी कहेंगे। चलो आगे आते हैं। देखो इधर, अभी जो हम पहले से समझाते आ रहे हैं वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ दिया है। पूछा है कि मानव में जनीय काय, द जनरेटिव बॉडी ऑफ ह्यूमन इज अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर बहुगुणित, ठीक है। ना तो त्रिगुणित ना फिर बहुगुणित, ठीक है। अगुणित और द्विगुणित में आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर? अगुणित और द्विगुणित में बताइए। यहां पूछा है कि जनी काय पूछा है, ठीक है, जनरेटिव बॉडी में पूछा है, ठीक है। देखो इधर अगुणित तो होगा नहीं, अगुणित नहीं होगा। यहाँ पे क्या जनकीय काय पूछ दिया है, मतलब कि जेनेटिव बॉडी में पूछ दिया है। क्या होगा इसका? द्विगुणित हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? द्विगुणित हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई, तुम लोग को अगर ये पता होगा, नर और मादा के जब जनकीय, जनकीय का मतलब है जेनेटिव बॉडी, जब दो मिलेगा ना, नर और मादा वाला भाग, तो निषेचन होगा, ये निषेचन से युग्मज बनेगा। तभी इन्हीं ने समझाया था जी। देखो इधर ये वाला भाग युग्मज बनता है ना, ये 2n होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द्विगुणित। यहाँ पे कुछ पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक अंड प्रजक जीव नहीं है? बताओ तुम लोग, निम्न में से कौन सा है अंड प्रजक जीव नहीं है? ठीक है, अंड प्रजक जीव नहीं है, मतलब जो अंडा नहीं दे सकता है। कौवा अंडा देता है? देता है रे भाई। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। सर्प ये भी अंडा देता है। तो कंगारू इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कंगारू, ठीक है, क्योंकि यह अंडा क्या है? नहीं देता है, बच्चा देता है भाई। देखो इधर,
पूछा है निम्न में से कौन सा बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन से तो सीधे सीधे याद रखोगे कि मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। मेढक में क्या होगा, बाह्य निषेचन में होगा, ठीक है, मानव में नहीं होगा। किस में होगा, इसको आंसर मत मार देना जी, मेढक होगा एक आंसर। आगे देखो, आवृत बीजी में युग्मनज का निर्माण, आवृत बीजी में क्या है, युग्मनज का निर्माण। देखो इधर, परागकोश, वर्तिकाग्र, परागनलिका या फिर अंडाशय। आवृत बीजी में युग्मनज का पूछा है, युग्मनज का, किसमें, युग्मनज का। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ, ध्यान दो। अगर मालिक अभी फिगर बनेबे किए थे, यही समझा दे रहे हैं। देखो ये भाग दिख रहा है, ये भाग होता है अंडाशय, ये भाग क्या होता है, अंडाशय। देखो यहाँ से वर्तिकाग्र से नीचे आता है यहाँ अंडाशय के पास, ठीक है, और यहीं पे क्या होगा, इसका संलयन होता है। यहीं पे क्या होगा, इसका संलयन होगा, यहीं पे निषेचन होता है। ये नर वाला भाग है। देखो इसको हम पूरा लिखे दे रहे हैं। देखो इधर, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये है आपका फिलामेंट, ये हो गया तुम्हारा पुंकेसर, ये हो गया तुम्हारा परागकोश, इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका, सेम इसी तो हो गया। इसको बोलते हैं वृंत, इसको बोलते हैं थैलेमस, इसको क्या बोलते हैं, थैलेमस, ठीक है। तो पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है, आवृत बीजी, आवृत बीजी में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में होगा। कहाँ पे होगा, अंडाशय में होगा। पराग नलिका नहीं होगा, ये फ्लोपियन ट्यूब हो गया। पराग नलिका है जी, तो पराग नलिका को, अच्छा सॉरी सॉरी, पोलन ट्यूब बोलते हैं जी, पोलन ट्यूब हो गया, सॉरी, पोलन ट्यूब। वर्तिकाग्र को तो बोलबे किए, वर्तिकाग्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। परागकोश को हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश को एंथर बोलते हैं, इसको एंथर और इसको स्टिग्मा, ठीक है। और ऐसे जो यहाँ पे दिख रहा है स्टाइल टाइप में, इसको बोलते हैं स्टाइल, क्या बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं। अब देखो इधर आपका, यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जनन क्या है, जनन के कितने प्रकार होते हैं, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, क्लोन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अगर आप सेशन पीछे देखे होंगे, पीछे वाला भी शुरू से लास्ट तक, ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में बैठा हुआ होगा। देखो इधर, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किस विभाजन के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या है, युग्मनजों का निर्माण होता है। कायिक परिवर्धन, ठीक है, इसको हम कल सेशन में बताएंगे, ठीक है। कायिक परिवर्धन या फिर इसका जनन, फिर इसका क्या बोलते हैं, हानियाँ, आर्थिक महत्व वगैरह सब बताएंगे। फिर इधर आते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं और द्विविखंडन। अभी द्विविखंडन के तो हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, उसको देख लोगे। फिर आगे ध्यान दो, कुछ बहुत सारा पौधे में कायिक जनन, बीजाणु जनन की प्रक्रिया, ये सब हम कब बताएंगे, कल बताएंगे, ठीक है। रात के कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, ठीक है। और ध्यान दो छोटा लोग, तुम लोग बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है। कल से हमारा जो सेशन है, और हम क्वेश्चन होगा शायद इसमें, इस सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्या करेगा, पढ़ेगा रे। देखो ये सब क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन हम करा देंगे। सब आपको एक टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, या फिर जो व्हाट्सएप का जो लिंक है उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये सब जितना भी क्वेश्चन कराए हैं सबका, ठीक ना, पीडीएफ, सबका पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो तुम लोग तो एक दिन का 10-12 दिन मार लिए हो गए, चलो ठीक है, मिलेंगे कल, ठीक है। तब तक लिए टाटा बाय बाय, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, मस्त रहिए।
ठीक है।